स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 या कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण देश विदेश जो प्रभावित हुआ है, जिसके कारण न केवल हमारा आयात निर्यात बाकी सारी चीजें हैं, बल्कि सबसे ज्यादा हमारी स्टडी प्रभावित हुई है, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस दोनों की पढ़ाई बाधित हुई है। क्योंकि कोविड-19 के कारण मोदी जी ने घर में को लॉकडाउन का पालन करने का आदेश दिया है, जिसके कारण न छात्र बाहर जा पा रहे हैं, न शिक्षक जो है वो छात्रों को कुछ भी समझा पा रहे हैं या पढ़ा पा रहे हैं। तो जिसके चलते हम शिक्षकों के द्वारा एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन स्टडी की व्यवस्था की गई है, जिसके द्वारा आपकी जो छूटी हुई पढ़ाई है, आपके जो छूटे हुए चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को हम आप तक पहुंचा सकें। इस स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 या कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण देश विदेश जो प्रभावित हुआ है, जिसके कारण न केवल हमारा आयात निर्यात बाकी सारी चीजें हैं, बल्कि सबसे ज्यादा हमारी स्टडी प्रभावित हुई है। क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस दोनों की पढ़ाई बाधित हुई है। क्योंकि कोविड-19 के कारण मोदी जी ने घर में को लॉकडाउन का पालन करने का आदेश दिया है, जिसके कारण न छात्र बाहर जा पा रहे हैं, न शिक्षक जो है वो छात्रों को कुछ भी समझा पा रहे हैं या पढ़ा पा रहे हैं। तो जिसके चलते हम शिक्षकों के द्वारा एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन स्टडी की व्यवस्था की गई है, जिसके द्वारा आपकी जो छूटी हुई पढ़ाई है, आपके जो छूटे हुए चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को हम आप तक पहुंचा सकें। इसी श्रृंखला में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रजनी रैकवार फ्रॉम मेकर सुता कॉलेज डिंडोरी आपको ब्लड ग्रुप के बारे में आज समझाना चाहती हूँ या ब्लड ग्रुप पर चर्चा करना चाहती हूँ, जो कि बीएससी बीएड थर्ड सेम की फोर्थ यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, ब्लड ग्रुप, जिसे सामान्य भाषा में रुधिर समूह कहा जाता है। आप सभी जानते होंगे, क्योंकि आपने शुरू से रुधिर समूह के बारे में पढ़ा हुआ है। रुधिर समूह को जानने के पहले हम सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में जान लेते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसे हम अपनी सामान्य भाषा में रक्त आदान या रक्त चढ़ाने की प्रक्रिया कहते हैं। जब भी कोई दुर्घटना होती है, तो दुर्घटना के चलते किसी व्यक्ति के शरीर से रक्त का अधिक बह जाना, या फिर सामान्य स्थिति में जब कोई व्यक्ति अधिक बीमारी से ग्रसित होता है, या फिर जल जाता है, जलने या और कई घटनाओं के कारण जब किसी में रक्त की कमी होती है, जिसे सामान्यतः रक्ताल्पता भी कहते हैं, तब उसे किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति का रक्त चढ़ाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो उसके जीवन को बचाने के लिए जब स्वस्थ व्यक्ति का रक्त जो चढ़ाया जाता है रोगी व्यक्ति के शरीर में या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के शरीर में, इस क्रिया को रक्तादान की क्रिया या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आज से नहीं, प्राचीन समय से चलता आ रहा है, परंतु जो रोगी व्यक्ति था उसके शरीर में स्वस्थ व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जाता था। परंतु इन सब चीजों के चलते पहले अधिकांश व्यक्ति तो स्वस्थ हो जाते थे, लेकिन कुछ व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती थी। सन 1900 में जब लैंडस्टीनर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने पता लगाया कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों ब्लड चढ़ाने के बाद अधिकांश व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती। तब उन्होंने पाया कि हमारे ब्लड की जो आरबीसीज है, आरबीसीज में एक प्रकार का प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें एंटीजन कहा जाता है। इन एंटीजन के कारण हर व्यक्ति का ब्लड अलग अलग होता है, जिसके अगर समान रुधिर वाले व्यक्तियों का रक्त एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है तो वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, परंतु अलग रुधिर वाले व्यक्ति का रक्त अगर किसी रोगी व्यक्ति को दिया जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो किसी भी रोगी व्यक्ति का या डोनर का ब्लड चढ़ाने, रेसिपिएंट को ब्लड देने के पहले यह जान लेना आवश्यक है कि दोनों का रुधिर समान है या नहीं। अब हम एंटीजन के बारे में जानते हैं। एंटीजन लैंडस्टीनर ने पता लगाया कि ब्लड में दो प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिनमें से एक एंटीजन रहता है और एक एंटीबॉडी। सबसे पहले हम एंटीजन के बारे में जानते हैं। एंटीजन जो कि आरबीसीज के मेम्ब्रेन्स में पाया जाता है। ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो आरबीसीज के मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, जो ग्लाइकोलिपिड्स के बने होते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत भी होते हैं। यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा। दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए तथा एंटीजन बी।
अब हम आते हैं एंटीबॉडी की तरफ। एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी में पाई जाती है वो भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है नेचुरल और दूसरी होती है इम्यून। नेचुरल या जिसे प्राकृतिक एंटीबॉडी कहते हैं, प्राकृतिक एंटीबॉडी जिसे भी हम स्मॉल a तथा b से शो करते हैं। नेचुरल मतलब जब भी मनुष्य या जब भी बच्चा जन्म लेता है तो अपनी शिशु अवस्था में ही प्राकृतिक रूप से उसकी बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है और ये एंटीबॉडी आरबीसीज के प्लाज्मा या सीरम में पाई जाती है, प्लाज्मा या सीरम में पाई जाती है और इनमें अपने आप एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है जिन्हें प्राकृतिक एंटीबॉडीज कहा जाता है। दूसरी होती है इम्यून। इम्यून एंटीबॉडीज जब कोई भी व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं होती है, एंटीबॉडी नहीं होती, जब किसी दूसरे व्यक्ति डोनर का ब्लड, उसे ऐसे डोनर का ब्लड दिया जाता है जिसमें एंटीबॉडी होती है तो अपने आप इसमें इसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। अतः कहा जाता है कि जो रेसिपिएंट है जिसे ब्लड दिया गया है वो इम्यून हो गया। इस प्रकार से एंटीबॉडीज दो प्रकार की होती है, नेचुरल और इम्यून। नेचुरल एंटीबॉडीज जिसे दो प्रकार, जिसे ए तथा बी से शो किया जाता है। फर्स्ट पार्ट एंटीजन, सेकंड एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो एक दूसरे प्रकार की प्रोटीन होती है, मनुष्य के आरबीसीज में दूसरे प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे एंटीबॉडी कहा जाता है। यह आरबीसीज की ब्लड प्लाज्मा या सीरम में पाई जाती है। ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती है, सीरम में पाई जाती है। और सामान्यतः एंटीबॉडीज दो प्रकार की होती है, एक नेचुरल एंटीबॉडी और एक इम्यून एंटीबॉडी। नेचुरल एंटीबॉडी जो होती है जब भी शिशु जन्म लेता है तो शिशु के जन्म के साथ ही उसके शरीर में प्राकृतिक रूप से एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। परंतु इम्यून एंटीबॉडी जो होती है, इम्यून एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी के द्वारा तब बनाई जाती है जब कोई बाहरी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है, जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें RH एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। जब उसे एक ऐसे व्यक्ति का ब्लड दिया जाता है, डोनर का ब्लड दिया जाता है जिसमें RH एंटीजन उपस्थित होते हैं, तब RH एंटीजन के द्वारा इस व्यक्ति के रेसिपिएंट की बॉडी में RH एंटीजन के कारण एंटीबॉडी ऑटोमेटिक डब्ल्यूबीसी द्वारा बना ली जाती है और इस प्रकार कहा जाता है कि यह व्यक्ति इम्यून हो चुका है। इस प्रकार से एंटीबॉडीज को स्मॉल a तथा स्मॉल b से शो किया जाता है। ब्लड ग्रुप के एबीओ सिस्टम है। एबीओ सिस्टम को समझने के लिए कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप के एबीओ सिस्टम के अंतर्गत 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप की खोज की, जिसमें से ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप एबी तथा ब्लड ग्रुप ओ। जिसमें से ब्लड ग्रुप ए, बी तथा एबी ब्लड ग्रुप जो है तो लैंडस्टीनर के द्वारा 1909 को खोजा गया तथा ब्लड ग्रुप ओ उन्हीं के स्टूडेंट डी कैस्टेलो तथा स्टर्लिंग के द्वारा 1902 में खोजा गया। ब्लड ग्रुप ए, सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए रहता है उस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में की रुधिर मेम्ब्रेन में एंटीजन ए पाया जाता है, आरबीसी में एंटीजन ए पाया जाता है और एंटी ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी पाई जाती है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी होता है उसके आरबीसीज में एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीबॉडी ए पाई जाती है। परंतु जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके ब्लड ग्रुप में आरबीसीज में एंटीजन ए बी तो पाया जाता है परंतु कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और ब्लड ग्रुप ओ, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके ब्लड प्लाज्मा, उसके आरबीसीज में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता और एंटीबॉडी भी पाई जाती है। इसे हम और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक सारणी का प्रयोग करेंगे। ब्लड ग्रुप ए बी तथा ओ को समझने के लिए हमने द ब्लड ग्रुप इन मैन एंड देयर कंपेबिलिटी एक टेबल तैयार की है। इस टेबल के अकॉर्डिंग ग्रुप आरबीसी एंटीजन मतलब किस ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है, कौन सी एंटीबॉडी होती है और किन्हें ये ब्लड दे सकते हैं, किनसे ये ब्लड ले सकते हैं इस प्रकार के व्यक्ति, और इंडियंस में इनका परसेंटेज कितना होता है। इसे जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए, जिन व्यक्तियों को ब्लड ग्रुप ए रहता है उनके ब्लड ग्रुप में आरबीसी एंटीजन ए पाया जाता है, एंटीबॉडी बी पाई जाती है और इस प्रकार के व्यक्ति केवल ब्लड ग्रुप ए तथा ब्लड ग्रुप ए बी वाले पर्सन को ही ब्लड स्टोरेज कर सकते हैं और इसके अलावा ये ब्लड ग्रुप ओ तथा ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति से ही ब्लड ले सकते हैं। इंडियंस में इनका परसेंटेज होता है 23.5%। ब्लड ग्रुप बी,
जिन व्यक्तियों को ब्लड ग्रुप बी होता है उनकी बॉडी में आरबीसी में एंटीजन बी पाया जाता है, एंटीबॉडी ए पाई जाती है। इस प्रकार के व्यक्ति केवल बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को तथा ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को ही ब्लड दे सकते हैं और ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से और बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से ब्लड ले सकते हैं। और इंडियंस में इनका परसेंटेज होता है 34.5%। ब्लड ग्रुप ए बी की तरफ आते हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों में ए और बी दोनों ही एंटीजेंस पाए जाते हैं, परंतु इनमें एंटीबॉडी, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को, इनमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ये केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को ही ब्लड दे सकते हैं, परंतु ये सब ए बी तथा ओ चारों ही ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों से ब्लड ले सकते हैं। ये सबसे इंडिया में इनका परसेंट सबसे ज्यादा रेयर होता है, इनका परसेंट केवल 7.5% होता है। मतलब ये व्यक्ति बहुत ही कम मात्रा में इंडिया में पाए जाते हैं। और ब्लड ग्रुप ओ जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, परंतु इसमें एंटीबॉडीज ए तथा बी दोनों पाई जाती है। इस प्रकार के व्यक्ति सभी को ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी तथा ओ चारों व्यक्तियों को ब्लड दे सकते हैं, परंतु जब इन्हें आवश्यकता पड़ती है तब ये केवल ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ही ब्लड ले सकते हैं। इंडियंस में इनका परसेंटेज होता है 34.5। तो चारों ब्लड ग्रुप्स में से केवल ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति जो है वो सबसे ब्लड लेता तो है, परंतु देता किसको है? केवल अपने ही ग्रुप के व्यक्तियों को। इसी कारण इसे सर्व प्रापक कहा जाता है। सर्व प्रापक मतलब सबसे ब्लड लेने वाला, ठीक है, या यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। और ब्लड ग्रुप ओ जो कि सबको ब्लड दे तो सकता है, परंतु जब इसे आवश्यकता पड़ती है तो ये केवल ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसे सर्वदाता या फिर यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। एबीओ सिस्टम को और अच्छे से समझने के लिए इस टेबल का यूज करते हैं, जिसमें ब्लड ग्रुप ए वाला जो व्यक्ति होता है, ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति केवल ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप ए के व्यक्ति से ही ब्लड ले सकता है, परंतु ये केवल देता किसको है? ब्लड ग्रुप ए बी को, और ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड देता है। इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप बी वाला जो व्यक्ति होता है वो केवल ओ और बी से ले सकता है, परंतु देता किसको है? ए बी और बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को। अब ब्लड ग्रुप ए बी, जैसे ए बी जिसे हमने यूनिवर्सल एक्सेप्टर का नाम दिया है, ब्लड ग्रुप ए बी तथा ओ इन चारों से ब्लड ले तो लेता है, परंतु देता किसको है? केवल ब्लड ग्रुप ए बी को। और ब्लड ग्रुप ओ जिसे कि हमने यूनिवर्सल डोनर कहा है, यूनिवर्सल डोनर जो कि ब्लड ग्रुप ओ केवल ब्लड ग्रुप ओ के व्यक्ति से ही ब्लड लेता है, परंतु देता किसको है? ब्लड ग्रुप ए को भी दे सकता है, ये बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। इसी कारण इनको ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है और ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। इसीलिए क्योंकि यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो उसमें एंटीजन एब्सेंट रहती हैं और ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर उसमें एंटीबॉडीज एब्सेंट रहती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक चेकर बोर्ड का यूज करते हैं। चेकर बोर्ड में हमने एक तरफ ब्लड ग्रुप जो डोनर है, जो देने वाले ब्लड ग्रुप है उनकी सारणी बनाई है, और खड़े में हमने ब्लड लेने वाले जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं उनकी सारणी बनाई है। डोनर ए, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, यदि वो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड देता है, डोनर ए अगर एक्सेप्टर ए को ब्लड देता है तो क्लम्पिंग की क्रिया नहीं होती है, ठीक है, नो क्लम्पिंग, मतलब इसमें इसकी आरबीसीज आपस में नहीं चिपकती हैं। परंतु ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति अगर बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड देता है तो तुरंत ही उनकी आरबीसीज आपस में चिपकना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति यदि ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड देता है तो इसमें भी क्लम्पिंग प्रोसेस नहीं होती है और इसकी रक्त कणिकाएं या आरबीसीज आपस में नहीं चिपकती है। परंतु ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति यदि ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड देता है तो उनकी आरबीसीज आपस में चिपकना प्रारंभ हो जाती है, यानी ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है। इसी प्रकार से अगर बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को देखें तो बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति यदि ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड देता है तो इनमें क्लम्पिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सेम ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति एक दूसरे को ब्लड दे सकते हैं, इसीलिए बी अगर बी वाले ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड देता है तो उसमें क्लम्पिंग प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है, नो क्लम्पिंग। और बी से ए बी की तरफ नो क्लम्पिंग, बी से ओ की तरफ अगर बी वाला व्यक्ति ओ को ब्लड देगा तो क्लम्पिंग स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रकार से ए बी जिसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, ए बी
वाला व्यक्ति यदि ए ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड देता है तो इनमें भी क्लम्पिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। AB वाला व्यक्ति यदि बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड देता है तो इनमें भी क्लम्पिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। AB वाला व्यक्ति यदि AB वाले व्यक्ति, क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ भी बताया है कि AB वाला व्यक्ति केवल AB वाले व्यक्ति को ही ब्लड दे सकता है, इसलिए AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति यदि AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड देगा तो इसमें क्लम्पिंग की प्रोसेस नहीं होगी, नो क्लम्पिंग रहेगा। और AB वाला व्यक्ति यदि O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड देता है तो उसमें क्लम्पिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, मतलब इसकी रक्त कणिकाएं भी आपस में चिपकना शुरू हो जाती है और इस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसी प्रकार O, जिसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ टेबल में भी बताया है, यूनिवर्सल डोनर O जो कि सबको ब्लड दे सकता है, परंतु लेता किससे है, ये केवल O से। तो अगर O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति A को देगा तो भी क्लम्पिंग नहीं होगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा इसके ब्लड को। O वाला व्यक्ति यदि B को देगा तो भी ये भी एक्सेप्ट कर लेगा इसके ब्लड को। O वाला यदि AB को देगा तो ये भी एक्सेप्ट कर लेगा, और O वाला अगर O को देगा तो O भी एक्सेप्ट कर लेगा। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल डोनर दोनों को क्लियर किया। इसके साथ ही मैंने बताया कि अगर समान ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को अपने ही समान ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों का रुधिर चढ़ाया जाता है तो वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। और अगर अन्य ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को किसी दूसरे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड चढ़ा दिया जाता है तो उनमें इस तरह से क्लम्पिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, अतः रक्त कणिकाएं आपस में चिपकना प्रारंभ हो जाती हैं और वह व्यक्ति कुछ ही समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। ब्लड ग्रुप के बाद आते हैं हम RH फैक्टर पे। RH फैक्टर ये भी एक प्रकार का एंटीजन कहलाता है। RH फैक्टर जिसकी खोज लैंडस्टीनर एवं वीनर ने की थी और इन्होंने इसकी खोज रहीसस बंदर में की थी। रहीसस बंदर की RBCs के अंदर इन्होंने RH फैक्टर की खोज की थी, जिसे RH एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है, RH एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है, या इसे डी एंटीजन भी कहते हैं। एक नए एंटीजन की खोज हुई है, डी एंटीजन। इसके आधार पर ब्लड ग्रुप के पॉजिटिव या नेगेटिव होने का अंदाजा लगाया जाता है, या जिन ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों में RH एंटीजन उपस्थित होता है वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होते हैं, और जिन ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों में RH एंटीजन अनुपस्थित होता है वो व्यक्ति RH नेगेटिव होते हैं। RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर A ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, अगर इसमें RH एंटीजन प्रेजेंट है तो ये A+ कहलाएगा। अगर A ब्लड ग्रुप में RH एंटीजन एब्सेंट है तो इसे यह A नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि रहीसस बंदर के RBCs में इसकी खोज हुई थी, इसीलिए रहीसस बंदर के फर्स्ट वर्ड R और H के आधार पर इसे RH एंटीजन नाम दिया गया, जिसे वर्तमान में डी एंटीजन भी कहा जाता है। और इसका उपयोग सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप को प्रैक्टिकल जब कराते हैं, जब हम प्रयोग कराते हैं तो प्रयोग कराते समय इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें हम ब्लड की 3 ड्रॉप लेते हैं, 1 2 3, जिसमें एक में एंटीजन A, एक में एंटीजन B तथा एक में एंटीजन D डालते हैं। डी एंटीजन के द्वारा RH एंटीजन के द्वारा ब्लड के ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव का पता लगाया जाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड की 3 ड्रॉप्स डाली गई, अगर A में A एंटीजन डाला, B एंटीजन डाला गया और D एंटीजन डाला गया, अगर A एंटीजन में क्लॉटिंग नहीं हुई और B एंटीजन में क्लॉटिंग हो गई तो मतलब उसका ब्लड ग्रुप A है। अब इसके बाद A पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका पता लगाने के लिए हम जो डी एंटीजन डालते हैं, डी एंटीजन डालने के बाद अगर ब्लड में क्लॉटिंग नहीं हुई तो ब्लड क्लॉट नहीं बने तो मतलब ये ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव। और अगर A ब्लड ग्रुप के बाद अगर डी एंटीजन में क्लॉट्स बन गए तो ये ब्लड ग्रुप कहलाएगा A नेगेटिव। इस प्रकार से इस एंटीजन के द्वारा ब्लड ग्रुप के पॉजिटिव या नेगेटिव होने का पता लगाया है। सो स्टूडेंट, आज मैंने आपके सामने ब्लड ग्रुप के ट्रांसफ्यूजन और ब्लड ग्रुप की व्याख्या की, रुक जाए। सो स्टूडेंट, आज मैंने आपके सामने ब्लड ग्रुप के ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड के एबीओ सिस्टम की व्याख्या की, एंड आई विश कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।